लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट प्योरेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का या एलिमेंट का, कंपाउंड, कुछ भी आप कह लें, हर चीज़ एटम की बनी हुई है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। उसका अगर आप देखें जाकर सबसे फंडामेंटल पार्टिकल अगर कोई है तो वो एटम है। और एटम को इसलिए कहा था मैंने सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि अब फर्दर एटम बना हुआ भले कई पार्टिकलों का है, लेकिन वो पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। नेचर में एटम अकेले रह सकता है, रहता है। बहुत सारी इनर्ट गैसेस ऐसे हैं जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एटम स्मॉलेस्ट है, ये क्लियर रहे, एग्जिस्टेंस के बेस पर स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं। चलिए आगे मैंने ये बात की थी कि एटम जनरली दिखाई नहीं देता है। अगर मैं एक एटम की बात करूं, क्योंकि उसका साइज़ एंगस्ट्रॉम में होता है, जिसकी वैल्यू को अगर आप मतलब मीटर वगैरह में या सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट करें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो आप देख सकते हैं वो 1 माइक्रोमीटर तक देख सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁻6 मीटर, जबकि ये है -10 मीटर। तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से भी एटम को नहीं देख सकते, तो एटम दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है। और साथ में चूंकि टूटता नहीं है तो इनडिविजिबल भी है एटम। इनविजिबल मतलब आंख से नहीं दिखता, इनडिविजिबल का मतलब टूटता नहीं है अपने फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में, चूंकि ये खुद सबसे छोटा है। इसके बाद मैंने बताया था कि एटम दो चीज़ों का बना हुआ है, एक सेंटर में न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव होता है और वो एक ही होता है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट निगेटिव चार्ज होते हैं। तो एटम बना हुआ है न्यूक्लियस प्लस ऑर्बिट का। फिर हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिफाइन करना शुरू किया था। न्यूक्लियस क्या था? तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस ठीक बीचों बीच में होता है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है अल्फ़ा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव है। एटम कह रहा हूँ, वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो 1 फर्मी मीटर होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर, जो पूरे एटम का सिर्फ 1% पार्ट है, जबकि बाकी 99% पार्ट जो है वो ऑर्बिट है, जो खाली जगह आप देखते हैं वो है। यहाँ तक हो गया था। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर मास वाली चीज़ होती है, और मास वाले पार्टिकल को न्यूक्लियॉन कहते हैं। फर्दर न्यूक्लियॉन को जब समझा हमने तो पाया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ई गोल्डस्टीन ने की है 1886 में, लेकिन जो सही इंफॉर्मेशन है वो है रदरफोर्ड ने की है उसी एक्सपेरिमेंट में, जिस एक्सपेरिमेंट में उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही तरजीह देने को कह रहा हूँ। आप बोलेंगे कि अगर डिस्कवरी पूछा जाए प्रोटॉन की तो ई गोल्डस्टीन, और वक्त होगा 1886, 1886। हाँ, इस बात पर किसी को एतराज़ नहीं है कि उस पॉजिटिव चार्ज का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा। डिस्कवरी किसी ने भी की हो, नाम रखा है प्रोटॉन का, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने 1920 में। जिस साल न्यूक्लियस की डिस्कवरी है उस साल भी उसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा गया, बस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। मगर उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है ये 1920 में रदरफोर्ड ने रखा। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी न्यूक्लियस के डिस्कवरी के वक्त हुई हो या न्यूक्लियस की डिस्कवरी से बहुत पहले ई गोल्डस्टीन ने किया हो 1886 में, किसी ने भी किया हो, लेकिन जिसने भी किया उसने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही कहा, उसका कोई और दूसरा नाम नहीं बोला गया। उसका दूसरा नाम तो रदरफोर्ड ने 1920 में रखा, प्रोटॉन, जिसको आज दुनिया प्रोटॉन के नाम से जानती है। लगभग 100 साल पहले ही इसका नाम रखा गया है, 1920 में। क्लियर?
तो प्रोटॉन पे जो चार्ज था वो था प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और जो मास था वो था 1.67 इंटू 10 पे पावर 24 ग्राम या माइनस 27 किलोग्राम। इसी को 1U या 1 AMU माना है। और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है 1932 में, और इसको डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने। सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को हम लोग कहते थे, सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज। अरे बोले, यही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है फिजिकल और केमिकल। इसी को मोसले ने पैरामीटर मानते हुए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। इसी पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, सिर्फ प्रोटॉन के नंबर या एटॉमिक नंबर पे। उसका कहना हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसलिए अलग अलग है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है। जिनके अंदर प्रोटॉन सेम होंगे वो सेम एटम होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, सेम प्रॉपर्टी होगी उसकी। इसीलिए उसने कहा कि हर एटम का अपना एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। अब कार्बन का 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 कभी नहीं हो सकता। अगर 7 हो गया तो वो कार्बन नहीं रहा, फिर वो नाइट्रोजन बन गया। अब कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, नाइट्रोजन की अलग है। यानी प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मास कार्बन का आगे चल के पढ़ेंगे 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो 12 मास भी है और 14 मास भी है, और है कार्बन ही, जबकि नाइट्रोजन का मास 14 होता है। तो वो कार्बन जिनका मास 14 है वो नाइट्रोजन जैसे नहीं है, नाइट्रोजन से मुख्तलिफ है। तो नाइट्रोजन से मुख्तलिफ होने की वजह मास नहीं है, बल्कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। क्योंकि कार्बन का मास कुछ भी हो, प्रोटॉन 6 ही है। नाइट्रोजन का मास कुछ भी हो, प्रोटॉन 7 है। समझ में आ रही बात? अरे बोल भाई। तो हम लोग अगर याद कर तो इस तरह से न्यूक्लियस बनाया था, और ये पहला ऑर्बिट बनाया था जिसको नाम वाम रखा है क्या ऑर्बिट का हमने? उस फिगर में आपने नाम वाम रखा है क्या? नहीं रखा है? अरे रखा है नहीं रखा है? अच्छा नहीं रखा है। सुनिए, न्यूक्लियस था ये, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे उसका नाम आपने प्रोटॉन रखा था। इसी प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर आप कहते थे। और ये रखा था आपने न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। इन्हीं दोनों को मिलाकर एक नाम था न्यूक्लियॉन। ये सब बातें तो हम लोग कर चुके हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला ऑर्बिट आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अरे बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट हमेशा n से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ऑर्बिट एक से ज़्यादा हो सकता है। तो n की वैल्यू 1 है, वैसे नाम फर्स्ट ऑर्बिट का के शेल है। के ठीक बराबर में जो है वो आपका सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और सेकेंड ऑर्बिट एल शेल। थर्ड ऑर्बिट एम शेल। फोर्थ ऑर्बिट एन शेल। कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं KLMN, ये सब शेल है। और इन्हीं शेलों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। दिस इज योर थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल।
और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता है आपको? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसका जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज ऑलमोस्ट उतना ही है जितना प्रोटॉन का चार्ज है, बस फर्क है मैग्नीट्यूड का। ये निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, और कुछ नहीं। अच्छा, इसका अगर आप मास देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ग्राम में बोलेंगे तो -28 बोलेंगे, अरे ग्राम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनो, थोड़ा समझते हैं। अब हम इसको, वैसे तो मास इतना ही है, बात सही, जब भी मास का जिक्र करेंगे प्रोटॉन का मास इतना ही लेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाह रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसी मास को 10⁻⁻30 किलोग्राम, मैं इसको 10 मान लेता हूँ। 9.1 को थोड़ा बढ़ा के, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी बढ़ा के 10 बोल देता हूँ। अगर मैंने इसको 10 बोल दिया तो 10 को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻31 से, तो इसका मतलब 10 का मतलब हो गया 10⁻1, तो सेम बेस मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, +1 -31 मिलाकर -30। अच्छा, -30 को क्या अब हम लोग ये बोल सकते थे 10⁻⁻28 ग्राम, नहीं सॉरी 27 ग्राम, 27 ग्राम, सोच के देख। अच्छा, 1 AMU तक किसको बोला है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को। अरे प्रोटॉन के मास को, इसको -24 करने के लिए क्या करोगे? -24 इंटू -3, 24 3 27। अब चलो 1.6 को भी ऑलमोस्ट खत्म करते हैं, हालांकि अच्छी खासी वैल्यू है भाई, ढेर खत्म नहीं कर सकते। 1 होता तो खत्म कर देते, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, लेकिन मान लो सिर्फ ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये 10⁻⁻24 ग्राम को AMU कह दूं? तो इसका मतलब प्रोटॉन के मुकाबले में इसका मास जो आया वो 1000 टाइम्स कम आया। प्रोटॉन का मास होता था 1 AMU, इलेक्ट्रॉन का मास देखें आप कितना कम है कि इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके निकालने की कोशिश करूं AMU में ही, तो वैल्यू आ रहा 0.001 AMU। वैसे अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दूं, इसको मैं 9 ही रखता और इसको 1.6 ही सोचता, 0.6 कम नहीं करता। हालांकि इसमें क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन के मास को बढ़ाया और प्रोटॉन के मास को कम किया। यहाँ 1.5 गुना है, आपने 1 ही गुना किया, आधा गुना छोड़ दिया, तो गोया प्रोटॉन के मास को आपने और इलेक्ट्रॉन के मास को, तब भी मुकाबला 1000 का है। ये 10⁻³ 1000 टाइम्स कम है, 1/, आवेगा 1/1000, यानी प्रोटॉन के मास का 1000वां हिस्सा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। लेकिन अगर आप इग्नोर ना करते, सब कुछ को सेम रखें, तो मैं आपको एक स्टैटिकल डाटा देता हूँ। तराजू उठाइए, एक बैलेंस पर एक प्रोटॉन रखिए, कुछ भारी होगा, मास होगा इतना, और दूसरे तराजू पर 1837 या 1836, एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं, 1836 इलेक्ट्रॉन रखो। लगभग अगर हम राउंड ऑफ करके बोलते हैं तो 2000 बोलते हैं, अब 1800 से 2000 मान लो, यानी 2000 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तराजू बराबर होगा। यानी प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। वैसे
1836 ही गुना होता है या 1837 ही गुना होता है, यानी 1836 इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह हो और एक प्रोटॉन एक जगह हो तो मास बराबर आवेगा। अच्छा, प्रोटॉन बोलो या न्यूट्रॉन बोलो? अरे प्रोटॉन को हटा के न्यूट्रॉन रख दो, क्योंकि प्रोटॉन का मास भी उतना ही जितना न्यूट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं तो क्या जवाब दे रहा हूं मैं? 1836 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। अरे बोलना भाई, अब ध्यान से सुन, ये बात नहीं बताता है कोई, या शायद बताता है तो समझ में नहीं आता है कि जब आपने एटम का मास तस्वुर किया तो सर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन ले भी लोगे तो कोई फ़र्क? क्योंकि ज़रा सोचो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुमको कितना मिलेगा किसी भी एटम में? एक एटम की बात बोल रहे हैं तो सर जो सबसे आखिरी एटम होगा, अगर हम ये मान भी लें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आज के डेट में कि 118 एलिमेंट है, तो जो 118वां एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 118 है। एटॉमिक नंबर मतलब उसके न्यूक्लियस में 118 प्रोटॉन है। तो गोया एटम न्यूट्रल होता है, अलग अलग ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दें तो उन इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी आवेगी? 118। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अरे सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 118वां एलिमेंट अगर मैं मान भी लेता हूं तो उसके अंदर 118 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। कहाँ मैं कह रहा था, ध्यान से सुन, 1800 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 प्रोटॉन, यानी ये 118 इलेक्ट्रॉन मिलकर भी 1 प्रोटॉन के बराबर नहीं है, सिर्फ 118 है। 1800 होना चाहिए था, 2000 के आसपास होना चाहिए था। 2000 इलेक्ट्रॉन तो कभी है ही नहीं। तो जब 2000 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, क्योंकि एक प्रोटॉन के बराबर नहीं हो पा रहे हैं। और यहां तो प्रोटॉन 118 आपको लेना था, तो 118 प्रोटॉन का मास 118, फिर शायद न्यूट्रॉन भी होंगे, फिर उसके मास, और उसमें जोड़ना कितना है? 118 इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि नेग्लिजिबल है। तो आप जब जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के साथ तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम लोग खामखा लेंदी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में जीरो कहते हैं। जीरो इन कंपेयर विथ मास ऑफ प्रोटॉन एंड, बोल रे, अक्सर लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉन का मास जीरो ही होता है। अरे जीरो काहेला होगा? अगर मास जीरो हो गया बेटा तो मैटर ही ना रहा। मैटर की डिफिनेशन ही यही है, मास तो होगा ही होगा, मगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो इसको काउंट करो ना करो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। इसीलिए मास नहीं लिया जाता इलेक्ट्रॉन का जब हम एटम के मास की बात करते हैं, क्योंकि उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। जैसे ही आप थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे, यानी 11th में, तो वहाँ एटम के मास की बात नहीं होती, फिर तो वहाँ बात होती है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है मास इनटू, तो मास आपको इलेक्ट्रॉन का इतना लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां एटम की बात नहीं हो रही है। जब आप एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, तो हम इलेक्ट्रॉन का कुछ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी हाई स्पीड से इसमें मूव कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं।
और जब आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन होता है तो उस वेलोसिटी को आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जब आप एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास को तो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो मास से मल्टीप्लाई करना है, यानी मास जीरो नहीं है। अगर किसी का मास ही जीरो हो गया तब तो मोमेंटम भी जीरो हो गया। लेकिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकलता है बेटा। तो याद रखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब आप इलेक्ट्रॉन को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। जब कंपेयर नहीं करेंगे तो जो भी मास इलेक्ट्रॉन का होगा सबको कंसीडर करना है, सबको लेना है। लेकिन जब आप एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में चूंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मास माना गया है कंपेयर विथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बुझा इतनी बात? Who discovered electron? J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन। डिस्कवरी हुई है J.J. थॉमसन इन 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने की, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, मालूम किसी को? उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट में उसने ये बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। वो सब बात की बात है, डिस्कवरी तो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ कैसे कैसे हुआ। तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ? अगर आपको पोजीशन के हिसाब से डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? लाइज इन ऑर्बिट एंड मूव्स अराउंड न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड। बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। अरे बोल भाई। तो ये कुल मिलाकर एटम का एक स्ट्रक्चर है। ऑर्बिट के बारे में बता ही चुके हैं कि 99% हिस्सा होता है और 1% न्यूक्लियस का होता है। क्लियर? अब चल, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, अब पूरी बात को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाए। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कंपाउंड हो, पॉलीमर हो, मोनोमर हो, कोई एलिमेंट हो, कोई आयंस हो, कोई कंपाउंड, कुछ भी, कोई मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो, कुछ भी तू उठा ले, एयर हो, हर चीज़ बनी हुई है एटम की। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम।
यानी एटम ही वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। बट एटम खुद बना हुआ है न्यूक्लियस का, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है बेटा। न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हम ये बोलें कि कितने न्यूक्लियस हैं, तो जवाब होगा एक पीस, ठीक बीचों बीच में सेंटर में एक ही न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर। न्यूक्लियस का नंबर कितना है? एक पीस। सेंट्रल और काफी डेंस, क्योंकि सारे पार्टिकल इसी छोटे से इलाके में होंगे। सेंट्रल है, डेंस्ड है एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम। चूंकि छोटा है तो आपको यह पढ़ाया जा चुका है 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, जो अमूमन तौर पे अगर आप देखें अमूमन तौर पे तो वो पाया जाता है लगभग 1 FM के बराबर। FM तो आपको डिफाइन पहले ही कर चुके हैं, 1 फर्मीमीटर। यानी पूरे एटम का जो है वॉल्यूम उसका 1% कहलावेगा 1 फर्मीमीटर। एटम का 1% हिस्सा कहलाता है 1 फर्मीमीटर। इसी में होता है न्यूक्लियस। पॉजिटिव होगा ड्यू टू प्रोटॉन। अरे बोलो भाई, डिस्कवर्ड वगैरह बता चुके हैं, रदरफोर्ड ने किया, इसलिए उसको डिटेल में नहीं जा रहा, वो तो पहले से बोल चुका हूं मैं। ये क्या काम करता है? तो ये कंट्रीब्यूट करता है मास को। बस 1% कंट्रीब्यूट एटॉमिक मास। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर ये याद रखिएगा, एटॉमिक मास को ही एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बराबर आप क्या लिखेंगे पता ही है आपको, प्रोटॉन। क्योंकि हर प्रोटॉन का मास 1 U है, हर न्यूट्रॉन का भी। तो एटॉमिक मास के अलावा ये और न्यूक्लियस क्या कंट्रीब्यूट करता है? अरे बोलो, क्या कंट्रीब्यूट करता है? कंट्रीब्यूट द एटॉमिक नंबर, जिसको Z से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो Z बराबर क्या हो गया? यही क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस ही एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खैर, अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन को मैथ की तरह देखें तो ऐसे भी बोल सकते थे, प्रोटॉन की जगह पर आप Z लिख दीजिए, प्रोटॉन की जगह पर Z लिख दो, क्योंकि Z ही प्रोटॉन है, यही न्यूक्लियर चार्ज है, यही एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो ये तो हमने एटम के न्यूक्लियस का पार्ट डिस्कस किया। बोलो, अरे बोलो भाई। अब आते हैं ऑर्बिट्स की तरफ। एक एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं? एक एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं? कितने ऑर्बिट्स होते हैं? कितने ऑर्बिट होते हैं? कायदे की बात तो ये है, मगर तेरी किताब में
ऑर्बिट और शेल को एक माना है, मैं अलग अलग मानता हूँ। तो पहले तो तुम मुझे यही बता दो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड शेल, फिर हम समझेंगे। क्योंकि शेल फाइनाइट है, ऑर्बिट इनफाइनाइट है। चाहे हाइड्रोजन ही का हम पूछें कि हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट, तो कहियो इनफाइनाइट। भले तुम्हारी अकल काम करे चाहे ना करे, लेकिन जवाब ही सही है। और ये अकल काम करेगी हो सकता है जब 11th में पहुंच जाओगे तब। वहाँ पहला चैप्टर यही पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो दूसरा चैप्टर है, पढ़ाया पहला ही चैप्टर जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बहुत डिटेल में पढ़ना है, इतने डिटेल में कि 1 महीने तक यही चलेगा और रोज़ क्लास होगी, तब बहुत मज़ेदार चैप्टर। तो वहाँ पर समझ में आवेगा कि हाइड्रोजन के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट है। और मज़े की बात, खाली इनफाइनाइट ऑर्बिट कहे से काम न चलेगा, वहाँ तो हर ऑर्बिट की एनर्जी पता लगानी है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, पहला ऑर्बिट कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, उसमें जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसका कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट क्या है। खेल यहाँ है, और खेल यहीं रुकता नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुँचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी है। तो जब आपको ये पता होगा तब तो कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी है 5 जूल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और दूसरे की है 18 जूल, तो 5 से 18 पहुँचाना है, 13 जूल दे। अगर 13 जूल से कम देगा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से सीधे बीच में नहीं रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा बच्चा है कि उसको ये पता है कि ये नाला है। हमारे पास इतनी ताकत जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम उछल के कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि उछले और धराम से नीचे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, फिर से वही मिसाल, 5 जूल, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी 18 जूल। अगर ते 2 जूल एनर्जी दे रहा है, एनर्जी तो ये ले रहा है, एनर्जी तो ये ले रहा है, लेकिन लेकर एक्साइट नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ये इंतजार कर रहा है, जिस दिन हो गए 13 जूल ये खड़क से यहां। आप कहोगे सर 9 जूल दे दिया, कोई बात ना, एनर्जी लिए जा रहा है, एब्जॉर्ब किए जा रहा, रहेगा पाछे में। इसलिए ज़रूरी है एनर्जी जानना। तो हाइड्रोजन के अंदर अमूमन तौर पे दिमाग ये काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से या बचपन में ये सिखाया गया, एक ही ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हकीकत में ऐसी बात, ऑर्बिट इनफाइनाइट है और सारे एटम के इनफाइनाइट है, चाहे हाइड्रोजन क्यों ना हो। अभी तो हम डिफाइन कर ही नहीं रहे हैं कि अलग अलग एटम कौन कौन है। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई भी एटम हो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा और इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होंगे। तो फिर मेरे आपसे दोबारा रिपीट से करता हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड शेल। सही बात है, इसका मतलब शेल फाइनाइट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनाइट्स है। अरे 118 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन आवेगा तब। अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को भी हर ऑर्बिट में रखूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रखूँ, फिर दूसरे में एक रखूँ, फिर तीसरे में एक रखूँ, तब भी मुझे टोटल 118 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 118 ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी। इनफाइनाइट की कहाँ जरूरत पड़ेगी? इनफाइनाइट थोड़े कहेंगे आप 118 को, 118 तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट तो वो वैल्यू होती है जिसको आप नहीं निकाल सकते, जो बहुत ज़्यादा हो, पता नहीं कितना है, करोड़ों करोड़ों से ऊपर। तो हकीकत में ऑर्बिट कितने हैं बेटा? लेकिन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट को हम शेल कहेंगे। समझ में आ रही बात? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट को क्या कहेंगे? तो इनफाइनाइट होगा, ये बात हमेशा याद रखना, ऑर्बिट। मगर यहीं पर आप समझ, शेल किसको कहते हैं? शेल आर दोज ऑर्बिट्स
in which electron lies and shells are finite. जैसे न्यूक्लियस को आपने पॉजिटिव बोला था, वैसे ही ये निगेटिव हो गया। शेल या ऑर्बिट निगेटिव होता है, इट इज़ निगेटिव पार्ट ऑफ एटम, इट इज़ निगेटिव पार्ट ऑफ एटम। दूसरी बात, ये ऑक्युपाइड रखे हुआ है 99% पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। 99% पार्ट में ऑर्बिट ही है। इसका मतलब जब एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ एटम की एक प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दूं, वो ये, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको न्यूट्रल कहते हैं। जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता था, वैसे ही एटम भी न्यूट्रल है। क्यों है? ड्यू टू हैविंग, अरे बोलो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेल हैं, उनमें मिलाकर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। अच्छा, नंबर से क्या मतलब भाई? नंबर से मतलब ये कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। क्योंकि अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस प्रोटॉन का चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज बराबर था, सिर्फ साइन अलग अलग था। तो जितने प्रोटॉन होंगे, मिसाल 10 प्रोटॉन है तो भाई 10 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी 10 है तो 10 इंटू माइनस 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो रियल में चार्ज बराबर होता है बेटा। चार्ज इसलिए बराबर हो रहा है, नेट चार्ज ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बराबर है और साइन अलग अलग है। तो जितना प्रोटॉन उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन है, तो सारे प्रोटॉन पे जितना प्लस चार्ज होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पे उतना ही माइनस चार्ज होगा। इसलिए एटम का है न्यूट्रल। अब मैं एक सवाल तेरे से पूछ लेता हूँ, एकदम बच्चे वाला। जब मुझे एटम को न्यूट्रल ही बोलना था तो मैं डायरेक्ट लिख देता एटम्स आर न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रॉन के बारे में बोला, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज स्पेसीज, एक ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज नहीं होता है। मगर मैंने जब एटम को लिखा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल काहे लिखा, ई लफ्ज़ काहे लगाया? खाली लिखते न्यूट्रल। ई लफ्ज़ के पीछे का कहानी है, क्यों लिखा जा रहा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? एक एक करके हाँ। इलेक्ट्रिसिटी भी तो समझाओगे मेरे, हमरे तो इलेक्ट्रिसिटी ही समझ में ना आता है। फ्लो ऑफ चार्ज तो हम सुना है, शायद करंट वरंट होता है, एम्पियर उम्पियर है, ए मीटर याद आ रहा है,
अगर थोड़ा बहुत हम फिजिक्स जाने तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट? एक ही चीज है का? देख, टर्म बोला कर तो फिर डिफाइन किया कर, हमारी आदत यही है, हमने समझा दिया कर, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, भोजपुरी में, तेलुगु में, जिसमें दिल करे समझा दे मेरे। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या फर्क है? बोल के फंस गया तू, एक के बाद अलग अलग बात बोला जाए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब? अब बोलेगा नहीं करेगा, होता होगा, मुझे क्या मालूम। चलो कोशिश तो किया लड़के ने, मगर इलेक्ट्रिकली इसलिए बोला गया क्योंकि चार्ज है। नहीं रे ढक्कन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का माने ये है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आवेगा या चार्ज गायब होगा। आगे हम पढ़ेंगे आयन, उसमें अगर प्लस चार्ज आवे है तो प्रोटॉन की वजह से ना आवे है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आवे है। यानी चार्ज होगा कि न होगा किसी भी स्पेसीज पर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वो तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो एटम हो के आयन हो, चार्ज बराबर हो के बराबर न हो, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आ जाए, यानी अगर चार्ज बराबर हो रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन का तो फिक्स है, हर एटम के अंदर प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन प्रोटेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन रियल में बराबर हुए हैं या इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा तो वो एटम आयन कहलाने लगेगा। एटम तभी तक है जब तक वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव थे किया और जितना होना था वही एटॉमिक नंबर था। अब उसी के बराबर ऑर्बिट भी निगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर नहीं हुआ तो आयन। चार्ज एटम को आयन कहते हैं। अब वो आयन कैटायन होगा यानी आयन के अंदर भी प्रोटॉन का चार्ज उतने, एटम के अंदर भी प्रोटॉन का चार्ज उतने। सोडियम चाहे न्यूट्रल एटम हो, चाहे सोडियम कैटायन हो या सोडियम एनायन हो, प्रोटॉन विल रिमेन 11। तो गोया न्यूक्लियस सबका सेम, मास सबका सेम, एटॉमिक नंबर सबका सेम। अरे समझ में आ रही बात? अरे बोलना। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलिटी अगर आ रही है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा खेल इलेक्ट्रॉन का बेटा। अच्छा, अब फिर से अपने ही उस सवाल पे आते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी? है ना भाई, हिंदी में तो अपने लोग कुछ बोल के काम चला रहे हैं। बिजली, रोशनी, करंट, उजाला, अबे कुछ बोल दो। लेकिन हकीकत में जब आप साइंस पढ़ रहे हैं और उसमें भी ख़ास तौर से फिजिक्स, तो आपको टर्मिनोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपको सिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सिर्फ चार्ज को, जिसका सिंबल है Q। अगर बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिसिटी, आई नहीं निकालेंगे, आई फॉर करंट, Q निकालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, बस, जिसका यूनिट होवे है कोलम्ब। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर ऐसा ही यूनिट पूछे तो जवाब होगा कोलम्ब, एम्पियर ना, एम्पियर ना। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिंपल चार्ज।
अब वो प्लस है कि माइनस है वो बात की बात, चाहे प्लस चार्ज होवे चाहे माइनस चार्ज होवे, यूनिट तो कोलम्ब है। जब ये चार्ज फ्लो करे लगा तब आया एक टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है Q/T समय के साथ कि 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास किया। तो जो पास कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी है, 1 सेकंड में कितना मैग्नीट्यूड पास किया उसको इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, इसीलिए उसका यूनिट है एम्पियर या कूलम पर सेकंड। तो सिर्फ कूलम इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। अरे बुझा नहीं बुझा? वहां पर भी सही बात यह है कि प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप इलेक्ट्रिसिटी कहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। 1 सेकंड में कितना कूलम फ्लो कर गया उसको आप एम्पियर में मेजर करेंगे या करंट कहेंगे। तो खेल ये है। अरे बूझना, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तेरे लिए बिजली न है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज। कल से पूछा जाए अगर कभी कि बता तो सोडियम एटम है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, तो कहिए सर 11 गुने प्रोटॉन का चार्ज या 11 गुने इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज है सर। कूलम में आंसर आवेगा, चाहे प्लस चार्ज बोलें चाहे माइनस चार्ज बोलें, यूनिट कूलम ही है। अरे बोलना भाई, समझ में आ रही बात? तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज बराबर हैं, ओवरऑल इसलिए न्यूट्रल। क्या यहां तक हो गया? तो अगले क्लास में आपको बताएंगे हम कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में कैसे कैसे हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनको अरेंज कैसे किया गया है। आज सिर्फ इतनी ही बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ेंगे तो फिर आगे 11th वगैरह में आसानी होगी। बाकी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर उससे ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ा देते हैं, उतना तो काम चल जाएगा। क्लियर?